नमस्कार सभी शिक्षार्थियों का अभिवादन। आज के इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है कांट का दर्शन और उनका प्राग्नुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय, यानी कि तर्क वाक्य या ज्ञान के संदर्भ में उनके क्या मत हैं। इससे पूर्व जाने कि कांट के दर्शन की पूर्व मान्यताएं क्या हैं। कांट के समीक्षावाद को समझने के लिए उन पूर्व मान्यताओं का उल्लेख आवश्यक है जिन पर उनका दर्शन आधारित है। ये पूर्व मान्यताएं मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: मनोवैज्ञानिक पूर्व मान्यताएं, तार्किक पूर्व मान्यताएं और तात्विक पूर्व मान्यताएं। मनोवैज्ञानिक पूर्व मान्यताएं निर्णय या वाक्यों और अनुमानों के वर्गीकरण में दृष्टिगोचर होती हैं और तार्किक पूर्व मान्यताएं अतीन्द्रिय रूप से बुद्धि के विकल्पों में दिख पड़ती हैं। तात्विक पूर्व मान्यताएं कांट की यथार्थ सत्ताओं से संबंधित हैं। अब कुछ पूर्व मान्यताएं जो हैं, जैसा कि कांट से पहले क्या क्या दार्शनिक थे जो ये माने बैठे थे, जो सिद्धांत प्रचलित थे, जो सिद्धांत में लोग समर्थन करते थे, सहमत थे, वो ये थे कि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि एक तो ये था कि मानव मस्तिष्क की 6 शक्तियाँ हमारे जीवन के कार्यों का संचालन करती हैं, ऐसा माना जाता था। वो है संवेदन शक्ति, जिसके द्वारा हमें बाहरी पदार्थों के संवेदन प्राप्त होते हैं। बुद्धि शक्ति, जिसके द्वारा संवेदन शक्ति से प्राप्त संवेदनों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। भाव शक्ति, जिसमें सुख दुख हर्ष विषाद इच्छाओं का बोध होता है। संकल्प शक्ति होती है, प्रत्यय शक्ति होती है और अनुमान शक्ति होती है। इस तरह से पूर्व मान्यताएं प्रचलित थी। संवेदन शक्ति और बुद्धि में मात्रा का अंतर न होकर केवल प्रकार का अंतर होता है। इस तरह से पूर्व मान्यताएं प्रचलित थी। द्रव्य और आकार दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी पूर्व मान्यता थी। प्रत्येक वस्तु के तत्व हैं द्रव्य और आकार और रूप। द्रव्य वस्तु का उपादान कारण है, यानी कि मटेरियलिक कॉज है, और आकार उसका स्वरूप कारण है। जैसे कि घड़ा है, वो उसका जो मिट्टी और पानी और बालू है, जो वो उसका उपादान कारण है, और जो घड़े की जो आकृति है विशेष, जो आकृति विशेष है, वो उसका स्वरूप कारण है। कांट के अनुसार ज्ञान जो है वो यथार्थ, सार्वभौम और अनिवार्य होता है। यथार्थता का गुण हमें जो मिलता है वो अनुभव की देन है, और सार्वभौमिकता और अनिवार्यता जो है वो बुद्धि विकल्प की देन है। कांट ने इंद्रिय संवेदनों और बुद्धि विकल्पों को में एक आपसी संबंध, अनुनाश्रय संबंध बताया है। एक दूसरे पर वो आश्रित रहते हैं, एक दूसरे के बिना वो ज्ञान निर्माण में असमर्थ होते हैं। यानी कि बुद्धि संवेदनों और बुद्धि विकल्प जो है, बुद्धि विकल्प यानी कि बुद्धि की हमारे पास एक फ्रेमिंग होती है, कैटेगरीज होती हैं, और ये हमारे अंदर जन्म से ही होती है, और इंद्रिय संवेदनों से हमें संवेदनाएं मिलती हैं जो कि हमें अनुभव से प्राप्त होती है, और बुद्धि विकल्प उन संवेदनाओं को निर्णय बनाने में, ज्ञान तक पहुंचाने में हमारा काम करता है। द्रव्य या सामग्री अनुभव द्वारा प्राप्त होती है और बुद्धि आकार या रूप प्रदान करती है। ज्ञान का आरंभ अनुभववाद से होता है, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। ज्ञान के विकल्प को प्रागनुभविक कहने का अर्थ यह नहीं है कि यह काल के अनुसार अनुभव से पहले है, बल्कि उन्हें प्रागनुभविक कहने का अर्थ यह है कि यह अनुभव निरपेक्ष या अनुभव से परे है। यानी कि जो बुद्धि के विकल्प हैं ये प्रागनुभविक है, यानी कि ये अनुभव से पहले नहीं है, ये है अनुभव से परे। ये अनुभव से परे है। संवेदना जो है अनुभव से हमें जो मिलता है वो हमें इंद्रिय संवेदन मिलता है, वो अनुभव से आता है, लेकिन बुद्धि के विकल्प जो हैं उनसे छन कर हमें निर्णय प्राप्त होते हैं। जो निर्णय तक हम पहुंचते हैं, बुद्धि जो ज्ञान बनाती है वो वहाँ तक बुद्धि विकल्प से हमें पहुंचा जाता है। ज्ञान जो कांट का दर्शन है वो समीक्षावाद कहा जाता है। उनका दर्शन
इसलिए समीक्षात्मक है क्योंकि उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद की आलोचना करके उनके दोषों को दूर करने में प्रयास किया था। जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यान में इस पर चर्चा की है, उनका मत है कि विशुद्ध बुद्धिवाद रूढ़िवाद की ओर अंधविश्वास में परिणत हो जाता है और विशुद्ध अनुभववाद संदेहवाद में बदल जाता है। इसलिए उन्होंने समीक्षावाद दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के लिए अनुभववाद और बुद्धिवाद, अनुभव और बुद्धि दोनों का होना आवश्यक है। उनका दर्शन विज्ञानवाद प्रत्ययवाद कहा जाता है। विज्ञानवाद के दो रूप हैं, सत्ता संबंधी प्रत्ययवाद जिसके अनुसार परम भौतिक तत्व जो है वो भौतिक न होकर प्रत्यात्मक है, ज्ञान संबंधी प्रत्ययवाद जिसके अनुसार ज्ञान का विषय ज्ञाता या अनुभववाद पर आधारित न होकर। इस तरह से कांट का दर्शन जो है सत्ता संबंधी प्रत्ययवाद नहीं है, वह ज्ञान संबंधी भौतिक प्रत्यात्मक है। अब हम उनका जो ज्ञान के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णय या तर्क वाक्य जो उन्होंने ज्ञान की परिभाषा में कहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद के दोषों का निराकरण करने के बाद इन दोनों में समन्वय लाने के उद्देश्य से ज्ञान की परिभाषा दी है और इस ज्ञान की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि ज्ञान जो है वो प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णयों की समष्टि है। नॉलेज इज अ सिस्टम ऑफ ए प्रायोरी सिंथेटिक जजमेंट। यह परिभाषा के अनुसार ज्ञान के 3 लक्षण हैं, सार्वभौमिकता, अनिवार्यता या यथार्थता या नवीनता। अब ये ज्ञान के 3 लक्षण हैं जिसमें सार्वभौमिकता, अनिवार्यता या यथार्थता और तीसरा है नवीनता। प्रागनुभविक, अभी प्रागनुभविक जो है, प्रागनुभविक निर्णय से ज्ञान में, प्रागनुभविक क्या होता है, अनुभव से परे। प्रागनुभविक का मतलब ये नहीं है कि अनुभव से पहले, प्रागनुभविक का मतलब है अनुभव से परे। तो प्रागनुभविक निर्णय से ज्ञान में सार्वभौमिकता एवं अनिवार्यता के गुण आते हैं। सार्वभौमिकता माने कि जो हमेशा एक जैसा रहे, जो किसी देश काल परिस्थिति में ना बदले, सभी के लिए सर्वत्र एक समान हो, वो सार्वभौमिक है, सब जगह एक जैसा हो। तो दूसरा गुण क्या है, अनिवार्यता का, और पहला गुण है सार्वभौमिकता का। किसका, ज्ञान का। यथार्थता और नवीनता का जो गुण है वो संश्लेषणात्मक निर्णयों की देन है। यानी कि 2 शब्द हमारे सामने आए हैं। प्रागनुभविक जो है, प्रागनुभविक निर्णय से ज्ञान में सार्वभौमिकता और अनिवार्यता के गुण आते हैं और संश्लेषणात्मकता से क्या आते हैं, यथार्थता और नवीनता के गुण आते हैं। इस प्रकार इस परिभाषा में ज्ञान के सभी तत्वों का उल्लेख हुआ है, इसलिए इसे हम एक संतोषप्रद व्याख्या मानते हैं। ज्ञान के 3 हमने लक्षण बताए, सार्वभौमिकता, अनिवार्यता और यथार्थता। प्रागनुभविक में सार्वभौमिकता और अनिवार्यता के गुण आ जाते हैं और संश्लेषणात्मक में उसके नवीनता का गुण आ जाता है। अब जो 3 शब्द निर्णय, अनुभव निरपेक्ष तथा संश्लेषणात्मक यहाँ पर आए हैं, इनको हम जान लें कि क्या है ये। इस जो परिभाषा में 3 शब्द हमारे सामने आए हैं, सर्वप्रथम ये जान लेना आवश्यक है कि निर्णय क्या है। निर्णय वह वाक्य है जिसमें उद्देश्य और विधेय की व्याख्या की जाती है। जैसे कि यह फूल लाल है, यह पुस्तक अच्छी नहीं है। इस निर्णय में यह फूल उद्देश्य है और लाल विधेय है। दूसरे उदाहरण में, जैसे दूसरा उदाहरण क्या था कि यह पुस्तक अच्छी नहीं है, यहाँ पर यह पुस्तक एक प्रत्यय है और अच्छी नहीं है दूसरा प्रत्यय है। इसी तरह प्रत्ययों से निर्णय बनता है और निर्णयों से ज्ञान बनता है। ठीक है। इसी तरह से यह प्रश्न कि सभी निर्णयों से क्या ज्ञान बनता है, इसके उत्तर में निर्णय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
संश्लेषणात्मक निर्णय और दूसरा है विश्लेषणात्मक निर्णय। विश्लेषणात्मक निर्णय वह वाक्य है जिसमें विधेय उद्देश्य के विषय में कोई नई जानकारी नहीं देता, जो उद्देश्य में रहता है उसी को खोल देता है। जैसे भौतिक वस्तुओं में फैलाव है, यह वाक्य में कोई नई बात नहीं की गई है। जो भौतिक वस्तु को जानता है वह यह भी जानता है कि उसमें विस्तार है। पर संश्लेषणात्मक वाक्य वह है जिसमें विधेय उद्देश्य के विषय में कोई नई बात कहता है। जैसे गुलाब का फूल लाल है, यह वाक्य लाल होना गुलाब के विषय में नई बात कहता है। कांट का कहना है कि ज्ञान निर्णयों से अवश्य बनता है, पर निर्णय विश्लेषणात्मक नहीं है, वह सदा संश्लेषणात्मक है। अब यह प्रश्न है कि क्या सभी संश्लेषणात्मक निर्णयों से ज्ञान बन सकता है? कांट का यह उत्तर है कि संश्लेषणात्मक निर्णयों से भी निर्णय यथार्थ ज्ञान बना सकते हैं, जिसमें सार्वलौकिक तथा अनिवार्य तत्व हों। सार्वलौकिकता से यहाँ तात्पर्य है कि जो सभी के लिए सत्य हो। अनिवार्यता से मतलब है कि जिसके विपरीत कुछ सोचा न जा सके। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान वही हो सकता है जो नवीन ज्ञान तो दे, साथ ही साथ सार्वलौकिक तथा अनिवार्य ज्ञान भी दे। उदाहरण के लिए, गुलाब का फूल लाल है, यह वाक्य नवीन ज्ञान तो अवश्य देता है, पर सार्वलौकिक तथा अनिवार्य ज्ञान नहीं देता। अतः ऐसे संयोजन वाक्यों से यथार्थ ज्ञान नहीं बन सकता। यथार्थ ज्ञान के लिए संश्लेषणात्मक ज्ञान के साथ साथ उसमें अनिवार्यता और सार्वलौकिकता के तत्व भी होने चाहिए। गणित में ऐसा यथार्थ ज्ञान संभव है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते हैं, यह यथार्थ ज्ञान वैज्ञानिक निर्णय है। प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है, यह वैज्ञानिक निर्णय है। कांट का कहना है कि यथार्थ ज्ञान संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णयों की समष्टि है। दोबारा से इस पंक्ति को यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कांट का कहना है कि यथार्थ ज्ञान संश्लेषणात्मक अनुभव निरपेक्ष निर्णयों की समष्टि है। अनुभव निरपेक्ष इसलिए कि सार्वलौकिकता तथा अनिवार्यता के तत्व अनुभव पर आधारित नहीं है। कांट ने प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णयों द्वारा बुद्धिवाद तथा अनुभववाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रागनुभविक निर्णय अनुभव से संबंध न होकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्रागनुभविक निर्णय अनुभव से संबंध न होकर बुद्धि से संबंध है। ऐसे निर्णयों में विद्यमान सार्वभौमिकता एवं अनिवार्यता के गुण बुद्धि की देन है। संश्लेषणात्मक निर्णयों से यथार्थता एवं नवीनता के गुण रहते हैं। ये निर्णय अनुभव पर आधारित हैं। इस प्रकार कांट की परिभाषा में बुद्धि और अनुभव दोनों को यथोचित महत्व दिया गया है। ऐसी स्थिति में अनुभववाद तथा बुद्धिवाद का लंबा संघर्ष समाप्त रहा यहाँ दिख पड़ता है और ये कांट की अमूल्य देन है। अभी जो ऊपर का जो हमारा विवेचन हुआ है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ज्ञान की परिभाषा में निर्णय को एक साथ प्रागनुभविक और संश्लेषणात्मक सिद्ध कर अपनी मौलिक सूझबूझ का एक श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर कांट ने दिया है। साधारणतः विचारकों में ये सहमति है कि प्रागनुभविक वाक्य विश्लेषणात्मक ही होते हैं, अनुभववाशित वाक्य संश्लेषणात्मक होते हैं, परंतु कांट ने यह प्रमाणित कर दिया कि निर्णयों को प्रागनुभविक एवं संश्लेषणात्मक मानने का कोई विरोध नहीं है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही कि हमने यहाँ पर जिक्र किया, अध्ययन किया, विचार किया कि कांट ने किस तरह से ज्ञान की परिभाषा में बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय करके ज्ञान के 3 लक्षणों को समेटते हुए समन्वयात्मक दृष्टि से ज्ञान की परिभाषा दी है। इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।